स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स आरबीएससी 10th की ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर आपको हर चैप्टर एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और आपको जो वीडियोस की लिंक है वो भेज दी जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही यहाँ पर से वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो आरबीएससी 10th क्लास है उसमें सुनने को मिलती है कि कोर्स चेंज हो रहा है, कोर्स चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आरबीएससी ने अपना कोर्स फिक्स कर दिया और जब तक आरबीएससी खुद नहीं कह देती कि कोर्स चेंज हो रहा है तो इस में आपको उलझना नहीं है। ठीक है, वही बुक्स हैं, वही सेट है। ठीक है, इसमें एक तरीके से अगले साल जो 10th का कोर्स आएगा वो एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न पे राजस्थान बोर्ड लागू करेगा, लेकिन इस साल जो 10th में जो कोर्स रहेगा आपके इस वाले सत्र में, जो नए सत्र में है, ये वही रहेगा जो पिछली बार था। ठीक है, एग्जाम पैटर्न वही रहेगा, एग्जाम सिलेबस वही रहेगा, चैप्टर्स वही रहेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। पहुंच कर आपको किसी भी तरह की गलत अफवाहों और बातों पर ध्यान ना देकर अभी से ही और आज से ही स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं अभी एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग सिस्टम। भाई, जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा या किस पोर्शन से कितना नंबर का मटेरियल आपको आएगा, किस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से छोटा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उस चीज पर अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर अपन चैप्टर 1 की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो आरबीएससी बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का पेपर आता है, 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह 100 मार्क्स का हो जाता है। अब उन 80 मार्क्स में से पेपर किस तरह डिवाइड है, पेपर 4 सेक्शन होकर आएगा। सब ए सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक मिलेंगे। ठीक है, उसमें एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो गए उसके 10। सेक्शन बी आपके क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 तक सेक्शन बी आएगा आपके। ठीक है, उसमें 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन का होगा। 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स हो गए। टोटल मार्क्स कितने हो गए इसमें भी 10। सेक्शन सी आपके आने वाला है 10 क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 25 तक आपके सेक्शन सी आने वाला है, जिसमें एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अगर एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए 30। सेक्शन डी आपके आने वाला है 5 क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक। उसमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, मतलब ये लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से लेंथी क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर से एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर से दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो वो अपन जब टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक डिस्कशन के अंदर मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अपने पास 5 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स हो गए इस सेक्शन के 30। मतलब सेक्शन ए 10 मार्क्स, सेक्शन बी 10 मार्क्स, सेक्शन सी 30 मार्क्स, सेक्शन डी 30 मार्क्स। ओके, तो टोटल मार्क्स इस तरह अपने पास हो जाते हैं 80 और टोटल क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं 30। आरबीएससी बोर्ड का पिछले 3 साल से यही पैटर्न चलता आ रहा है और आगे भी यही पैटर्न चलेगा और यही बुक चलेगी। देख लेते हैं कि इसका मार्किंग सिस्टम किस तरह बटा हुआ है। जैसे हम बात करें वैदिक मैथमेटिक्स की, तो वैदिक मैथमेटिक्स में आपके बुक में केवल और केवल एक चैप्टर है, वैदिक मैथ्स, चैप्टर नंबर 1। 4 मार्क्स का आता है, उसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इस तरह आपके चैप्टर 1 डिवाइडेशन मार्क्स में। नंबर 2 नंबर सिस्टम में भी आपके एक ही चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2
जिसका नाम है रियल नंबर्स, वो आएगा आपके 3 नंबर का, 3 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन सेक्शन ए में आएगा, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का सेक्शन बी में आएगा। ठीक है। एलजेब्रा, एलजेब्रा में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 5 एपी। ठीक है। ये तीनों चैप्टर मिलकर, मतलब ये तीनों चैप्टर मिलकर 12 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। इसका मतलब साफ है आपके क्वेश्चंस बड़े आने वाले हैं इस चैप्टर में से। ठीक है। 12 मार्क्स में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है इस चैप्टर में से लेंथी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आएगा। एक तरीके से हम मान सकते हैं कि सेक्शन सी या सेक्शन डी में इसमें से क्वेश्चन डलेगा। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपकी बुक्स में 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये आपके आएंगे। जो पेपर है आपका उसमें 11 मार्क्स के ही आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस आते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रखा है ना, वो तो है क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आएंगे, और ये जो बाहर लिख रखे हैं ये है मार्क्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके 11 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। जब टॉपिक में डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक में से उतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपने केवल और केवल एक ही चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियरली बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, मतलब सीधा साधारण सी बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से जो क्वेश्चन आएगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से जो क्वेश्चन आएगा वो सेक्शन डी में से आएगा। ये क्वेश्चन या तो ग्राफ का हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी चीज है, मेरी फेवरेट चीज ज्योमेट्री है। ठीक है, इसमें से आपके 20 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो ज्योमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 इसमें डिवाइडेशन है। 10, 11, 12, 13 एंड 14 किसमें है, पूरा ज्योमेट्री में है। ठीक है, तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री आसान भी पड़ती है। ठीक है, एक 2 चैप्टर मेंसुरेशन में डिवाइड है, चैप्टर नंबर 15 एंड 16। चैप्टर नंबर 15 कौन सा है, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। चैप्टर नंबर 16 कौन सा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो दोनों चैप्टर है आपके, ये दोनों चैप्टर आपके आने वाले हैं कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के। वेरी इंपॉर्टेंट और आसान भी है। मैं आपको इस टाइप से इसके फॉर्मूलाज डेवलप करवाऊंगा कि आपको अपने आप आएगा ये क्वेश्चन चीज। अब हम कह रहे हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो स्टैटिक्स में से आपके 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, मतलब सेक्शन बी में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 10 मार्क्स का पढ़ रहा है और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2 चैप्टर है, एक तो स्टैटिक्स या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, रोड सेफ्टी एजुकेशन 4 मार्क्स का और 3 क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। सॉरी, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इस तरह से आपके रोड सेफ्टी में से क्वेश्चन आएगा। रोड सेफ्टी में से एक क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होकर आता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 19 आपके रोड सेफ्टी का है। तो इस तरह से आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि किस तरह से हमको स्टडी करना है। आज से चाहे आप शुरू कर दीजिए, और चाहे क्या, मैं तो यही कहता हूँ श्योरली आप आज से शुरू कीजिए।
कॉपी और पेन अपने साथ में लेके बैठा करो, पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग सिस्टम ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स आरबीएससी राजस्थान बोर्ड। ठीक है, पॉज कर। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ, उसे देखिए। ठीक है, रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले आप देखो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर जीरो को भी नेचुरल नंबर्स में शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, शुरू में क्या है, जीरो की जब आर्यभट्ट ने खोज की थी उससे पहले सिर्फ नेचुरल नंबर ही थे, होल नंबर नहीं थे। ठीक है, आर्यभट्ट ने जब जीरो की खोज की उसके बाद में जीरो को भी नंबर्स में शामिल कर लिया गया, और उसके बाद में हमारे पास जो नंबर्स का सेट बना, समुच्चय बना या फिर समूह बना, उसे हमने क्या कह दिया, होल नंबर्स कह दिया। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आगे तक जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, इंटीजर्स देखो कैलकुलेशन आगे बढ़ती गई, जीरो की खोज के बाद जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की उसके बाद कैलकुलेशन आगे बढ़ती गई, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए साइंटिस्ट के, मैथमेटिशियंस के सामने कि उनके पास इसका सॉल्यूशन नहीं था, 3 - 4 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस आने लगी। फिर क्या हुआ कि मैथमेटिशियंस ने कहा कि इनके नेगेटिव्स भी होते हैं। जाहिर रूप से हम जीरो जो है उसको ना तो नेगेटिव मानते हैं ना ही पॉजिटिव मानते हैं, तो नेगेटिव क्या हो गए, सॉरी इंटीजर्स क्या हो गए, इंटीजर्स को हम आई या जेड से डिनोट करते हैं, आई या जेड से। इंटीजर्स क्या हो गए, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर हम एक नंबर लाइन पर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो हम जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ही नंबर है 0.22 या 0.5, ठीक है, तो हम उसको कहां पर शो करेंगे, 0 और 1 के बीच में। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 0.5 0 और 1 के बीच में आता है, तो 0.5 को हम कहां शो करेंगे, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, नंबर लाइन पर ये 0.5 नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में स्थित होगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि इसके आसपास में और भी नंबर्स स्थित है। ठीक है, जैसे मान लो 0.5555 ऐसा कोई नंबर है, वो भी इसके आसपास बिल्कुल पास में स्थित है। ठीक है, एक ऐसा नंबर भी होता है 0.123 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर भी 0 और 1 के बीच में ही स्थित है, लेकिन ये लगभग यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसमें जो आपको शो कर रखा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हमने क्या किया, एक तरीके से जो रेशनल नंबर्स है इनको एक टाइप में बांट दिया, ए टाइप में, और इसको बांट दिया बी टाइप में। इन दोनों को ए टाइप में क्यों बांटा, क्योंकि ये दोनों वो नंबर्स है जिनको अपन अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों टाइप के नंबर्स को, अच्छा इन दोनों टाइप में पहला जो नंबर है वो तो है टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
A number which can be expressed in the form p upon q that is called rational number. p upon q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जब q 0 के बराबर नहीं है। p and q क्या है? इंटीजर्स। 2 upon 3, 5 upon 6, -11 upon 5 etc. ठीक है, या रेशनल नंबर ये भी होते हैं 0.2222 डॉट डॉट डॉट। इस 0.2222 डॉट डॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 बार, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इरेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर? A number which cannot be expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers. ठीक है, मतलब रेशनल नंबर का उल्टा इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, वो इरेशनल नंबर है। तो p अपॉन q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। √2 √3, ठीक है, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर वाले भी इरेशनल नंबर है। ऑड और इवन नंबर तो आप जानते हैं, उनको बताने। अगर आपने मेरा एनसीईआरटी सीबीएसई का वीडियो देखा हो तो उसमें भी मैंने आपको लेमा के बारे में बताया है। ठीक है, लेमा की उसमें मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है। अपन था हु इज यूक्लिड, हु इज यूक्लिड। यूक्लिड क्या है? एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। इसने क्या है 9th सेंचुरी में तो इसने क्या किया, दो इंटीजर्स लिए और इसने उसमें एक इंटीजर का डिवाइड दे दिया। इसने क्या किया, उसको a अपॉन बी लिख के इस तरह डिफाइन कर दिया कि वो एक q देता है। ठीक है, और उसका उसमें बनता है रिमाइंडर r। ठीक है, बाद में इसने क्या किया, इसका जनरल फॉर्म दे दिया। जनरल फॉर्म कैसे दिया इसका? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। ठीक है, तो ये जो इसने जनरल फॉर्म दिया इसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसको हम कई क्वेश्चंस को प्रूव करने में कर लेते हैं। एग्जांपल के रूप में मान लो हमने ले लिया कि अपन 4 का डिवाइड 5 में दे रहे हैं, तो 4 1 जा 4 1, हाउ कैन वी एक्सपेंड फ्रॉम 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, जहां 5 है डिवीजर डिविडेंड, सॉरी दिस इज डिवीजर, this is quotient and this is remainder, divisor and dividend। ठीक है, तो हम क्या है, देखो यहां पर ये क्या है डिविडेंड, दिस इज b इज डिवीजर, q इज क्वोशिएंट, r इज रिमाइंडर। अब देखो r जो है ना रिमाइंडर, वो डिवीजर के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमने r को कैसे लिखा, डिवीजर से लेस। r डिवीजर से इक्वल या डिवीजर से ग्रेट नहीं हो सकता, वो हमेशा डिवीजर से लेस ही रहता है रिमाइंडर। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। r 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, r 0 हो सकता है। ठीक है, अब q और r भी यहाँ पर इंटीजर ही होते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b, उसके लिए कोई दो एनी पॉजिटिव इंटीजर q और r इस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। तो अपन देखते हैं एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 हमसे क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म 3q 3q + 1 3q + 2। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q 3q + 1 3q + 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां q इज इंटीजर। ठीक है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज लेंगे। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज लेंगे। लेकिन यूज लेने से पहले हमको कोई पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम पहले पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं।
लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। b इक्वल टू 3 क्यों माना ये मैं आपको आगे बताऊंगा। b का वैल्यू क्या है, हमको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मानना है ताकि वो लेमा के। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है याद करो, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, यही है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं इसको। अप्लाइंग इन द क्वेश्चन, अप्लाइंग हमारे पास b का वैल्यू 3 है तो इसमें 3 रख देंगे। a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस r 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3। हम यहाँ देख रहे हैं कि r की जो वैल्यू है वो 3 से तो कम है, ठीक है, और 0 से ज्यादा या 0 के बराबर है। जो वैल्यू ऑफ r है वो इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और हम यूक्लिड ने कहा था कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या बचता है, इंटीजर ही बचता है, ठीक है। तो हमारे पास 0 और 3 के बीच में 0 को शामिल करते हुए 3 इंटीजर हमको मिल रहे हैं, r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, ठीक है। पुट r इज इक्वल टू 0 1 2 इनटू इक्वेशन फर्स्ट, पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन हम क्या देख रहे हैं, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0। इफ r इक्वल टू 1, ठीक है, देन a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। इफ r इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। हमने क्या किया, r के वैल्यू 0 1 2 थे, उनको इस जगह रखते गए, हमने लिख दिया 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में। हमने पॉजिटिव इंटीजर a को 3 फॉर्म में लिख दिया, 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2, और हमसे क्वेश्चन यही कह रहा था। हेंस आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो दैट एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1 वेयर q इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 4। b इक्वल टू 4 क्यों मान रहे हैं, ताकि यहां पर हम स्क्वायर करें तो 8 आ जाए, ठीक है, इसलिए हम b इक्वल टू 4 मान रहे हैं, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, यही होती है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, हाँ क्या ना। चलिए अप्लाइंग b का वैल्यू 4 रख देंगे, a इज इक्वल टू 4q प्लस r 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 4। r के हमको कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, 0 1 2 3 4 वैल्यूज, ठीक है। तो here r इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। if r is equal to 0 then a is equal to 4q। अगर r की वैल्यू 0 रख दें तो a इक्वल टू केवल 4q बचेगा, अगर r की वैल्यू 1 रख दें तो a इक्वल टू 4q प्लस 1, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, ये तो है इवन और नीचे वाला है ओड, मतलब 4q इवन है और ये है ओड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इवन वाला है उसको तो रहने देंगे और जो ओड वाला है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर क्यों कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर उस फॉर्म 8q प्लस 1 की फॉर्म में होता है, तो स्क्वायर करेंगे हम इसका, किसका, इस वाले का। कर दो स्क्वायर,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे होएगा ये आगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 1। इसमें से 8 कॉमन ले लो, 8 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि q एक इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर मतलब इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, हमको इंटीजर मिल रहा है, इंटीजर का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाई इंटीजर, इंटीजर मिल रहा है, दोनों इंटीजर को ऐड किया तो भी इंटीजर मिल रहा है, और q को हमने इंटीजर मान रखा है। तो इस पूरे की जगह हम, ये जो पूरा है ब्रैकेट के अंदर का पार्ट, इसकी जगह हम q रख सकते हैं। तो 8q प्लस 1, जहां 2q स्क्वायर प्लस 2q क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अब देखिए दोस्तों, कई सारी बुक्स में आपको जो ये वाला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन यहां से शुरू कर रखा है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन यहां से शुरू नहीं करना, आपको सॉल्यूशन सेम टू सेम इस तरह करना है। ठीक है, हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज लेकर ये बताना है। कई बुक्स, कई गाइड्स, उनमें इस तरह गिवन है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में ओड इंटीजर होता है, और वहां से डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रखा है। तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, बोर्ड में डायरेक्ट सॉल्यूशन करने से नंबर कट जाएंगे। आपको तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लेना है, आर के वैल्यू डिफाइन करनी है, उसके बाद आर के वैल्यूज रखनी है, उसके बाद देखना है ओड कौन सा है, इवन कौन सा है, फिर हम क्वेश्चन में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.1 का, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए एचसीएफ फाइंड कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 10 और 55 का एचसीएफ। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने देखा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या चीज है। वो लेमा थी, ये एल्गोरिथम है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जिसमें स्टेप बाय स्टेप सीरीज होती है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a is equal to bq plus 1, bq plus r, 0 is less than equal to r is less than b। a is equal to bq plus r, 0 is less than equal to r is less than b। इसी प्रोसीजर को हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बार बार अप्लाई करते जाते हैं, तो प्रोसीजर्स की स्टेप्स बन जाती है। ठीक है, सीरीज में स्टेप्स बन जाती है, तो लास्ट में जाके जो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम उस सीरीज को, आई मीन उस स्टेप्स को रोक देते हैं। ठीक है, तो वो जो पूरा प्रोसीजर होता है उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। वो कैसा होता है एल्गोरिथम, अभी देख लेते हैं। एचसीएफ निकालकर इन दोनों का एचसीएफ हमको फाइंड करना है, तो हम इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। 55 का 2 10 में डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा 165, कितना बच गया 45। ठीक है, हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह लिख देते हैं। हम इसको कैसे लिख देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह, 2 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 55। डिवीजन को पहले लिखना है, 55 मल्टीप्लाई 3 प्लस 45। ठीक है, यहां पर 45 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 45 डज नॉट इक्वल टू 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमको ये स्टेप्स चलाना है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 45 0 नहीं आ रहा, तो न्यू डिवीजर हमारे पास क्या मिल गया, 45 एंड न्यू डिविडेंड हमारे पास क्या मिल गया, 55। ठीक है, 45 का क्या करेंगे, 55 में डिवाइड कर देंगे, 45 का 55 में डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मिलेगा 1, 45, 10। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, इसको वापस फिर से इसी रूप में लिख देंगे, 55 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10।
55 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ 10 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। ये प्रोसीजर हमको तब तक चलाना है जब तक 0 नहीं आ जाता रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, न्यू डिविजर, न्यू डिविजर, न्यू डिविजर हमारे पास क्या हो गया, सोचो देखे क्या हो गया। न्यू डिविजर क्या हो गया, 10, ठीक है, और न्यू डिविडेंड हमारे पास हो गया 45। पहले वाला डिविजर नया डिविडेंड बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड 45 में दे दो फिर से, 10 4 जा 40, 5 बच गया, ठीक है। फिर से लेमा की तरह लिख देंगे, 45 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो न्यू डिविजर क्या बन गया, न्यू डिविजर क्या बन गया 5, न्यू डिविडेंड 45, सॉरी 10। अब हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड 10 में दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स 10, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको उस तरह लिख देंगे, 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 वाली जो केस है, जो स्टेप है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो डिवीजर होता है ना, वो डिवीजर हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ 2 10 एंड 55 इज इक्वल टू डिवीजर ऑफ लास्ट स्टेप, मतलब कि 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये प्रोसीजर हमको देखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला नंबर ग्रेड था, ये वाला लेस था, ग्रेड वाले में लेस वाले का डिवाइड कर दिया और फिर हमने उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, नया डिवीजर कंसाइडर कर लिया हमने 45, नया डिविडेंड कंसाइडर कर लिया 55, नए डिवीजर का नए डिविडेंड में फिर से डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर से उसको लेमा की तरह लिख लेंगे, जहाँ पर फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमको रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो हमको नया डिवीजर और नया डिविडेंड कंसाइडर कर लिया 10 और 45, ठीक है। अब हम 10 का डिवाइड 45 में दे दिया, 4 टाइम चला गया, 5 बच गया। फिर हमने इसको फिर से लेमा के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। न्यू डिवीजर हमारे पास 5 आ गया, न्यू डिविडेंड 10 आ गया, ठीक है। अब हमने फिर से इन दोनों में अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो लास्ट में यहाँ पर इस स्टेप में 0 आ रहा है रिमाइंडर, इस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ गया है। तो इस स्टेप का जो डिवीजर है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 5। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अपन एक प्रॉब्लम क्लास रखेंगे इस चैप्टर की, उस प्रॉब्लम क्लास में आपको सभी क्वेश्चंस जो आपके कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स में आएंगे या मुझे ऐसे लगता है कि आपको नहीं आते, उस प्रॉब्लम क्लास में आपको ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो बताया जाएगा।